हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के अंदर हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं या एग्जिस्ट करते हैं। पहला है फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड अनदर इज इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। तो जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कशन हम आपसे कर रहे हैं। सबसे पहले तो फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है? ये वो स्ट्रक्चर है जो कि ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस की हेल्प से बनता है। यानी जब आप ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो उसके द्वारा या उसकी हेल्प से जो स्ट्रक्चर बनकर आता है उसे हम फॉर्मल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो बेसिक मीनिंग तो यही है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कि जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वो क्या है? फॉर्मल स्ट्रक्चर है। आइए फॉर्मल स्ट्रक्चर को डिटेल में समझें आपके साथ वन बाय वन। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है मीनिंग। यहां सबसे पहले मीनिंग लिखा है हमने इन 4 लाइनों में शुरू में कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है। तो हमने लिखा है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्रिएट्स अ स्ट्रक्चर। हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस आप लोगों को आई बिलीव याद होगा। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में आप सबसे पहले क्या करते थे? आपकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, डिफरेंट जॉब्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता था। उनके आइडेंटिफिकेशन के बाद उनकी ग्रुपिंग होती थी ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन फंक्शन। यानी एक फंक्शन से रिलेटेड जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं वो उस फंक्शन में आप डाल देते थे। ठीक है, उन्हें जॉब्स असाइन की जाती थी। ठीक है ना, किसकी क्या जॉब होगी, किसकी क्या जॉब पोजीशन होगी, किसकी क्या अथॉरिटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये सारे काम किए जाते थे। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का यही काम था। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या करता है? एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। क्या करता है? एक स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है। किस लिए करता है? टू अचीव सिस्टमेटिक वर्किंग। क्यों बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? ताकि आप सिस्टमेटिक वर्किंग कर सकें, तरीके से सिस्टम से काम हो सके एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो चुके ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सके हम ताकि अपने रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन हो पाए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाए आप अपने रिसोर्सेज का। इस पर्पस से हम क्या बनाते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को अप्लाई करते हैं जिसके द्वारा एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। वो स्ट्रक्चर आपको क्या हेल्प करेगा? सिस्टमेटिक वर्किंग में और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में। ठीक है, आगे अब जो ये स्ट्रक्चर बना, ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस ने जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया, इसी स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं? इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फॉर्मली आपने एज पर नॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फॉर्मली जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ यहां पर इस प्रोसेस में, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस में, उसे हमने कहा जी ये फॉर्मल स्ट्रक्चर है या फिर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में कुछ चीजें क्लियर आउट की जाती हैं, कुछ चीजें क्लियरली बताई जाती हैं। सो दे आर क्लियरली स्पेल्ड आउट एज। क्या क्या चीजें क्लियरली बता दी जाती हैं इसमें? सबसे पहले जॉब्स टू बी परफॉर्म्ड बाय ईच इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल को क्या क्या काम करना है ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियरली बता देता है इंडिविजुअल को या हमारे एम्प्लॉय को, ठीक है, स्टाफ को। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑल्सो असाइंड। किसको क्या पावर मिलेगी, क्या अथॉरिटी मिलेगी और उसके साथ में उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ये भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को जब बनाया जाता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में ये भी बताया जाता है। एम्प्लॉय को बताया जाता है भी आपकी ये अथॉरिटीज हैं और करस्पॉन्डिंग में आपकी ये जिम्मेदारियां हैं यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। आपको पता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो आपने अगर किसी को अथॉरिटी दी है एम्प्लॉय को और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, मिसयूज होगा अथॉरिटी का, पावर का। और वहीं अगर अथॉरिटी नहीं दी और केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो क्या होगा? काम पूरा नहीं कर पाएगा हमारा एम्प्लॉय। हमारे पास जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं वो काम पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने उन्हें काम तो दे दिया, उसे करने के लिए जो राइट्स होने चाहिए थे, जो पावर होनी चाहिए थी, जो डिसीजन मेकिंग के लिए उनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। ठीक है, तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन जो है वो भी असाइन किया जाता है। रिलेशन नहीं, ये तो रिलेशन तो है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में, बट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एम्प्लॉयज को असाइन की जाती हैं अंडर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और वही स्ट्रक्चर बनाता है ये।
सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशन भी क्रिएट हो जाता है यही हमारे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में, जो कि एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेट लेता है। ठीक है, कौन किसे रिपोर्ट करेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा। जो रिपोर्ट करेगा सुपीरियर को, उसके लिए वो क्या हो गया, सबऑर्डिनेट हो गया। और आप जिसे ऑर्डर दे रहे हैं वो आपके लिए सबऑर्डिनेट है, आप जिससे ऑर्डर ले रहे हैं वो आपका सुपीरियर है। ठीक है जी, ये रिलेशन भी क्रिएट कर दिया जाता है और ये सीधा आता है अथॉरिटी से। आप किसे रिपोर्ट कर रहे हैं, आप किसकी को रिपोर्ट करेंगे, आप किसके ऑर्डर्स लेंगे, वो ये रिलेशन क्रिएट करता है सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट का। देन डेजिग्नेशन ऑफ ईच एम्प्लॉई, एम्प्लॉइज की हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डेजिग्नेशन भी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में ही क्रिएट कर दी जाती है, डेजिग्नेशन भी असाइन कर दी जाती है। ठीक है जी, तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसका ये मीनिंग है। और ये चीजें हम जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर हमें ये बातें क्लियरली स्पेल आउट करता है, मेंशन कर देता है, बता देता है। अब आइए इसके बाद नेक्स्ट फीचर्स की। तो फीचर की बात करें तो देखो हमारे डेफिनेशन से, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहीं से निकल कर आने वाली हैं। तो मोर और लेस देखो आपको सारी चीजें रिपीटेड लगेंगी ऑलमोस्ट। देखिए जैसे क्रिएटेड इंटेंशनली, ये बात हमने पीछे नहीं की। जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है, वो इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है। आपका जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो मैनेजर की इच्छा से होता है, इंटेंशन है उनकी क्रिएट करना। अगर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमेटिकली काम नहीं कर पाएगी, एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगी। ये बात मैंने आपको यहां भी बताई है कि क्यों क्रिएट किया जा रहा है स्ट्रक्चर, ताकि आप सिस्टमेटिकली काम कर पाए, एफिशिएंटली काम कर पाए। ठीक है जी, तो हमने कहा ये स्ट्रक्चर इंटेंशनली क्रिएट किया है मैनेजर्स ने थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इंटेंशनली मीन पर्पसफुली विद रीजन। ठीक है, कुछ कारण था जिसलिए क्रिएट किया गया है, अनइंटेंशनली नहीं। कई बार अनइंटेंशनली, जानबूझकर नहीं, खुद से हो गया वो अनइंटेंशनल है। ये तो जानबूझकर सोच समझकर क्रिएट किया गया स्ट्रक्चर है। तो ये पहली फीचर हो गई हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। इसके बाद बात करें पर्पस इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हमारा ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि भाई हम जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, उसी के उद्देश्य से, उसी के पर्पस से हमने इसको बनाया है। हमारा ऑब्जेक्टिव इसे बनाने के पीछे हमारा रीजन क्या है इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें अचीव कर पाए। ठीक है, तो सेकंड हमारा फीचर हुआ फॉर्मल स्ट्रक्चर का। थर्ड इज ईच इंडिविजुअल इज असाइंड जॉब। क्या एक और फीचर है कि इस स्ट्रक्चर में हम हमारे जितने भी इंप्लॉइज हैं उन सबको जॉब्स असाइन कर दी जाती हैं, यानी उनकी ड्यूटीज असाइन कर दी जाती हैं, उनको क्या क्या काम करने हैं, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में फोर्थ देखिए, फोर्थ फीचर असाइंस अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग पावर। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो साथ में यहां पर हमने एम्प्लॉइज को अथॉरिटी भी देते हैं, यानी कि डिसीजन मेकिंग के लिए जो उन्हें पावर चाहिए, जो राइट चाहिए, वो भी हम यहीं उनको दे देते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए फीचर है इस स्ट्रक्चर का। देन द सेकंड लास्ट इज इट क्रिएट्स सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशन। ठीक है, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट का रिलेशन क्रिएट करता है हमारा फॉर्मल स्ट्रक्चर, यानी कौन किसे ऑर्डर देगा और कौन किससे ऑर्डर लेगा, ये स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है हमारा जी। देन क्रिएट्स स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन। स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग समझते हैं कि जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन का जो चैनल है वो किस तरीके से होगा, कौन किसको बताएगा और फिर आगे वो इंफॉर्मेशन कैसे पास ऑन होगी, ये भी हमारा फॉर्मल स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। ठीक है, यानी इंफॉर्मेशन कैसे दी जाएगी, आपको टॉप लेवल को इंफॉर्मेशन देनी है, लोअर लेवल को, तो आप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं करेंगे, इसका एक्सेप्शन है हमारे पास, बट इन जनरल आपको एक चैनल से गो थ्रू करना पड़ेगा और इंफॉर्मेशन को देना होगा। और इसका पर्पस है, ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि इंफॉर्मेशन जो आप पास ऑन कर रहे हैं वो सभी की नॉलेज में हो। कोई अगर नॉलेज में नहीं है तो हो सकता है कोई गलत डिसीजन ले ले, तो सभी को कम्युनिकेशन के लिए इन्वॉल्व किया जाए, इसलिए स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन रखा गया है। स्केलर चेन क्रिएट किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, और वो भी कौन क्रिएट कर रहा है, हमारा ये स्ट्रक्चर ही क्रिएट करता है। तो ये फीचर्स हो गई जी हमारे
फॉर्मल स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो ध्यान रहेगा ये मीनिंग था। मीनिंग में हमने क्या कहा, सिस्टमेटिक वर्किंग के लिए, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए हमने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसे हमने कहा जी फॉर्मल स्ट्रक्चर है। ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है जब आप ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई करते हैं, इंटेंशनली क्रिएट किया गया है, पर्पसफुली किसी रीजन से के साथ क्रिएट किया गया है। फिर हमने कहा ये स्ट्रक्चर कुछ चीजें क्लियरली स्पेल आउट करता है, कुछ चीजें क्लियरली बताता है। तो मैंने आपको बताया ये 4 चीजें बता देता है, जॉब क्या होगी, अथॉरिटी क्या होगी, ठीक है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन एंड डेजिग्नेशन क्या होंगी। ठीक है, उसके बाद फीचर अभी अभी आपके साथ डिस्कस की हैं, इसे आप नोट डाउन कीजिए। फिर हम अगले टॉपिक पर चलेंगे आपके साथ, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप इसे।